हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम जितने भी साइकिल होते हैं, चाहे वो कार्बन साइकिल हो, चाहे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सभी साइकिल को एक टॉपिक में कर लेते हैं, मतलब एक ही वीडियो में हम कर लेते हैं। इससे आपका पूरी जितने भी साइकिल हैं सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आपका 2 दिन गैप हो गया था, वीडियो नहीं आ पाया था, उसके लिए सॉरी। कुछ मेरा पर्सनल काम था, उसी के सिलसिले में मैं थोड़ा सा बाहर गया था। अब आपका ये जो वीडियो है ये आज आपका आया है, लगातार ही आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। आज जितने भी आपका देखिए, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझाया गया है। जो भी घटना चक्र में है, जो नहीं है, उनको भी कंप्लीट करवाने की कोशिश किया गया है, ताकि आपको एक अच्छे वे में समझ में आ जाए। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सी होगा। जो लोग नए होंगे उनको बता देना चाहता हूँ, इसकी पीडीएफ आपको नीचे लिंक दिया गया, वहाँ से ले लीजिएगा। और जो भी चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस कुछ भी कंप्लीट करना हो तो ऐसे ही कंप्लीट किया गया है। जाके आप चैनल में प्लेलिस्ट बना है, वहाँ सर वीडियो देख लीजिए आप, और वहाँ से पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलते हैं, हम अब देखते हैं यहाँ पर जैव भू रासायनिक चक्र ये होता क्या है। देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें आप बात की गई है। एक लिखा गया, अगर हम इसका डेफिनीशन देखते हैं तो डेफिनीशन यहाँ क्या लिखा गया है, कह रहा है जैविक और अजैविक कारकों के मध्य पोषक और अन्य तत्वों का चक्रीय प्रभाव को संदर्भित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कोई भी जो साइकिल होती है वो जैविक मतलब बायोटिक और एबायोटिक प्रोसेस से होकर ही गुजरती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैविक में कौन सा प्रोसेस, जैविक क्रिया में कौन सा प्रोसेस होकर गुजरता है, तो जैविक में आपका जैसे बायोटिक में, तो बायोटिक में से जैसे पेड़ पौधे को भी क्या करते हैं, कुछ जानवर खाते हैं, तो पेड़ पौधे से अगर होके गया तो वो बायोटिक हो गया, मतलब जैविक हो गया। अगर ये आपका अजैविक मतलब कि उसमें अगर सनलाइट का यूज हो गया, हवा का यूज हो गया, पानी का यूज हो गया, वो क्या हो गया, अजैविक हो गया, जो भौतिक चीज़ें होती हैं। तो यही यहाँ पे कह रहा है, ऐसी क्रियाएं जो जैविक और अजैविक कारकों के मध्य पोषक और अन्य तत्वों के चक्रीय प्रभाव के साइकिल, उसका साइकिल होता है। मतलब एक जगह से अगर यहाँ पे से चला है तो फिर यहीं पर आके ये खत्म हो जाएगा, तो उसी को संदर्भित करता है जैव भू रासायनिक तत्व। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। एक देखिए गैसीय चक्र होता है, एक अवसादी चक्र होता है। कई बार यही पूछ लेता है सेडिमेंट्री वाला और गैस वाला कि कौन कौन सा एक जो अवसादी चक्र होता है, कौन कौन सा सेडिमेंट साइकिल होती है, कौन कौन सा गैसीय साइकिल होती है। तो जैसे आपका जल चक्र हो गया, ये गैसीय साइकिल के अंतर्गत आता है। नाइट्रोजन चक्र हो गया, ये भी गैसीय साइकिल के अंतर्गत आता है। ऑक्सीजन चक्र हो गया, ये भी आता है। कार्बन चक्र हो गया, ये भी आता है। अभी हम एक एक पूरा पढ़ेंगे। अवसादी चक्र में सल्फर चक्र, फास्फोरस से आईएएस 2021 में शायद क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हम आगे आपको बताएंगे, सब पूरा एक एक चीज़ें आपको डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कार्बन चक्र के बारे में। अब देखिए यहाँ पर कार्बन चक्र क्या कहता है, विभिन्न अवस्थाओं में विद्यमान होता है। जैसे वायुमंडल में CO2 के, अब हम पहला कार्बन चक्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए कार्बन क्या होता है, ये विभिन्न अवस्थाओं में विद्यमान होता है। वायुमंडल में क्या होता है, CO2 के रूप में, जल में घुलनशील के रूप में। तो ये सब क्या होता है, कार्बन चक्र के मतलब बहुत से जगह ये विद्यमान होता है। फॉसिल फ्यूल्स में हर जगह विद्यमान होता है। अब देखिए 2 चीज़ें होती है। वायुमंडल में हमारे कार्बन कितना होता है, 0.03% CO2 होता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए जो कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय अपर रूप होता है, एक अक्रिस्टलीय अपर रूप होता है। क्रिस्टलीय अपर रूप में कौन कौन से आते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप में आते हैं जो आपका ग्रेफाइट आता है, क्रिस्टलीय एलोट्रॉप जो इसको आप बोलते हैं, उसमें क्या आता है, ग्रेफाइट आता है। ठीक है, अब जस्ट दूसरा क्या आता है, हीरा आता है और फ्लोरीन आता है। ये तीनों चीज़ क्रिस्टलीय आता है। तो आपके पेपर में पूछा गया है कि कौन सा कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है, तो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप कौन है, ग्रेफाइट है, दूसरा हीरा है, तीसरा आपका फ्लोरीन है। ये क्रिस्टलीय अपर रूप है। अगर हम कार्बन का क्रिस्टलीय एमॉर्फस एलोट्रॉप देखें तो ये कौन सा है, लकड़ी का कोयला होता है।
कागज होता है, शर्करा शुगर में भी कोल होता है, कार्बन होता है, चारकोल होता है। ये क्या होता है, अक्रिस्टलीय अपर रूप होता है, इसका कार्बन का। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने सिर्फ ये पढ़ा कि कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप में ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन होता है, जिसमें अक्रिस्टलीय अपर रूप जो होता है एमॉर्फस एलेट्रॉप क्या होता है, लकड़ी का कोयला होता है, कागज होता है, शर्करा होता है और जिसको शुगर बोलते हैं, और चारकोल पढ़े हैं। बस इतना अभी आपने पढ़ा। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन, देखिए यूपीपी से 2000 में पूछा गया था कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में होती है। उसमें कई चक्र दिए गए थे, वो पूछा गया था कि सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस में होती है। तो सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस में होता है, कार्बन साइकिल में होता है। किसमें, कार्बन साइकिल में। ये क्वेश्चन 2000 में आया हुआ था, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये हम आपको कार्बन साइकिल के बारे में इसी डायग्राम में हम बताते हैं, और फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो आपका डायग्राम है किस प्रकार से, आप चाहे जहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे फिर आके वहीं पर वो ख़त्म हो जाएगा। आप कहाँ से बताएंगे, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ वायुमंडल के CO2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर आके फिर वहीं हम ख़त्म कर देंगे। देखिए CO2 एटमॉस्फेयर में आपका जितना प्रेजेंट है 0.03%। ये CO2 कहाँ पर प्रेजेंट है आपका, ये आपके वायुमंडल में प्रेजेंट है। अब देखिए आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं भोजन बनाने के लिए सनलाइट का यूज करते हैं और CO2 का यूज करते हैं, नीचे जल का यूज करते हैं, फिर उनका पेड़ पौधों का भोजन बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये देखिए CO2 कहाँ पे जाता है, CO2 फोटोसिंथेसिस के एक प्रोडक्ट के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर देखते हैं सनलाइट का यूज होता है यहाँ पर, और ये CO2 यूज होता है। अब यहाँ पर देखते हैं जब ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। एक तो ये हो गया कि अपने ये इसमें क्या करते हैं पेड़ पौधे, सांस लेना, अगर इस रेस्पायरेशन भी करते हैं तो क्या करते हैं पेड़ पौधे, CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, तो ये भी। अब देखिए यहाँ पर क्या करता है, CO2 यूज होता है। अब देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ये कार्बन फिक्सेशन बाय कंज्यूमर, इसमें जो पेड़ पौधों में कार्बन होता है इसका जब यूज कौन करता है, यहाँ पर ये एनिमल करता है, ठीक है। तो ये जब एनिमल करता है यहाँ पर देखिए कार्बन, तो यहाँ पर आपको आ गया कहाँ पर, पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में कार्बन आ गया तो दो चीज़ों में ये बढ़ जाता है। एक आपका चला जाता है ज़मीन के अंदर, जैसे ये पेड़ पौधे क्या होते हैं जब सड़ जाते हैं, मतलब ये एक एज होता है, जब ये सड़ उड़ जाते हैं तो ये नीचे चले जाते हैं ज़मीन में मान लीजिए, तब वो कहाँ गया, ये फॉसिल और फॉसिल फ्यूल जो अभी कोयला वोयला आप देख रहे हैं वो कैसे निकल रहा है, ये नीचे ज़मीन में जो दबे कोयले और कोयला, वो जो पेड़ पौधे हुआ, जानवरों के वो मतलब बॉडी हुई, वो सब दब गए हैं, तो कई सालों बाद क्या हुए, वो कोयले का रूप धारण कर लिए। तो वैसे यहाँ भी होता है, यहाँ पर जैसे पेड़ पौधे क्या हो गए, यहाँ पर नीचे ज़मीन के अंदर पुराने हो गए और दब गए, और यहाँ जो एनिमल होगा ये भी क्या करता है, नीचे क्या करता है, मतलब एनिमल भी है कुछ दिन बाद जब वो मर जाता है तो उसको भी, वो भी दब जाता है ज़मीन के अंदर। इसके बाद वो भी फॉसिल फ्यूल में डिकम्पोजिशन होता है इन सब का, ये चाहे आपका पेड़ पौधे हुए चाहे एनिमल हुआ, जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यही जब कोयला आपका क्या होता है, कोयले के फॉर्म में या पेट्रोलियम के फॉर्म में क्या होता है, निकलता है। अब देखिए यही जब कोयला और पेट्रोलियम के फॉर्म में फॉसिल फ्यूल निकलता है तो ये कहाँ पे जाता है, फैक्ट्रियों में जाता है। फैक्ट्रियों में जो फैक्ट्री रन करती है किससे करती है, कोयला से रन करती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रन करती है, तो वो फिर वहाँ से क्या निकलता है, वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। फिर एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर एटमॉस्फेयर से पेड़ पौधे लेते हैं, फिर ये नीचे चला जाता है और ये एनिमल में या यहाँ पर नीचे दब जाता है, फिर ऐसे बनता है। यही प्रोसेस आपका कार्बन का चलता रहता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें सिर्फ यही दिमाग में रखिएगा, एटमॉस्फेयर में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ पौधे लेते हैं, पेड़ पौधे से फिर वो नीचे फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, या एनिमल लेते हैं, फिर एनिमल से भी फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, फॉसिल फ्यूल जाता है
फिर फैक्ट्रियों में जाता है, फैक्ट्रियों से फिर जो निकलता है धुएं के रूप में फिर वही आप जाता है CO2 के रूप में हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपका सिंपल ही प्रोसेस, सबसे सिंपल यही कार्बन वाला ही प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखते हैं वातावरण में CO2 वर्षा के जल में घुलनशील कार्बनिक अम्ल H2CO3 का निर्माण करता है। किससे? कार्बनिक अम्ल H2CO3 का निर्माण करता है, जो कैल्शियम युक्त चट्टानों से क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जो कैल्शियम युक्त चट्टानों से क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का निर्माण करता है। इसका उपयोग स्वच्छ एवं समुद्र जल के जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 युक्त खोलों, याद रखेंगे, CaCO3 युक्त खोलों के निर्माण में होता है। जैसे देखते हैं CpUp नहीं होता, कई ऐसे जानवर होते हैं, क्या होते हैं, जो ऐसे जानवर होते हैं जिसको क्या करता है, उनके ऊपर जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है। जैसे आप देखते होंगे सीप होता है, समुद्र में सीप होता है, कई जानवर के जो ऊपर शरीर के ऊपर जो बॉडी होती है वो उसी से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इन जीवों की मृत्यु के पश्चात इनकी खोल समुद्री सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, मतलब ये जो आपका CO2 होता है समुद्र में भी कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अब देखिए ये तो आपका क्या हुआ, कार्बन साइकिल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन साइकिल एकदम आपका सिंपल ही था, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। कार्बन साइकिल उतना पूछा भी नहीं जाता, एक बार पूछा गया था आपका, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। सबसे ज़्यादा आपका कौन सा पूछा जाता है? नाइट्रोजन साइकिल बहुत पूछा जाता है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं जल चक्र, ये तो एकदम आपका जो बारिश होती है उसी तरह है, ये कुछ अलग नहीं है। क्या होता है, जो जल का जो स्रोत होता है एक चक्रीय यह है एक चक्रीय संसाधन है, जैसे साइकिल ही है। वर्षा, हिम, ओस इत्यादि इसका स्रोत होता है। धरातल का लगभग 2/3 भाग पानी से क्या हुआ है, ये ढका हुआ है। कितना? 2/3 भाग ये पानी से ढका हुआ। अब देखिए जल चक्र, जल चक्र मुख्य चालक बल कौन होता है और प्रक्रिया क्या होता है? देखिए दो चीज़ें होती है जल चक्र को, मतलब इसको रन कौन करवाता है, कौन सा फोर्स होता है जो रन करवाता है? वो सौर विकिरण, सबसे महत्वपूर्ण होता है सौर विकिरण। अगर यहाँ पर इवोपरेशन नहीं होगा तो जल चक्र का वही नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब कोई भी अगर स्टेप नहीं होगा तो जल चक्र नहीं पड़ेगा। तो ये सौर विकिरण जो मुख्य बल होता है वो कार्य करता है। यहाँ पर वाष्पीकरण और संघनन ये प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण, यहाँ इवोपरेशन और कंडेंसेशन, ये इस दो प्रक्रिया के द्वारा बादल बनते हैं और बादल से क्या होता है, बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहले मैं यहाँ समझा देता हूँ क्या हुआ। जैसे आपका ओशियन हुआ, देखिए अभी देखिए यहाँ से चलेंगे फिर यहीं पे आ जाएंगे, इसी को कहते हैं साइकिल। अब देखिए यहाँ ओशियन हुआ, चाहे कोई तालाब हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, वहाँ से क्या हुआ, सनलाइट जब पड़ती है यहाँ पर इसी तालाब पर, तो क्या हुआ, पानी का क्या होता है, इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन कहाँ से? पेड़ पौधों से भी होता है। यहाँ देखिए पेड़ पौधों से भी होता है और ओशियन से भी होता है, तालाब से, हर जगह से होता है। जब इसका इवोपरेशन होता है तो ये जाकर जो ये आपका ह्यूमिडिटी ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है, जो कंडेंस हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो वो भारी थोड़ा सा हो जाए। यहाँ देखिए जब यहाँ पर ठंडा हुआ तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, भारी हो जाता है। जब भारी ये हो जाता है तो ये क्या करता है, ये बारिश के रूप में फिर नीचे गिर जाता है। बारिश के रूप में जब गिरता है तो ये नदियों से होते हुए फिर दोबारा समुद्र में चला आता है। तो फिर आपको यहीं आ गया, फिर ऐसे उठा, फिर ऐसे आ गया। देखिए ये भी सिंपल है। यहाँ जैसे कार्बन साइकिल हुआ, ये वाटर साइकिल हुआ, ये सब बहुत सिंपल है, इसको तो आप सब पढ़ते ही हैं हमेशा, ठीक है, ज्योग्राफी में। तो ये मतलब कार्बन साइकिल और ये जो ये आपका वाटर साइकिल, यही प्रोसेस होता है। तो कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, वो वाटर साइकिल में क्या करेंगे, नीचे से समुद्र जल उठा, इवोपरेशन हुआ, ऊपर कंडेंसेशन हुआ, फिर बारिश के रूप में नीचे आ गया, फिर वही ऊपर चला जाता है। बस इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए कुछ फैक्ट हैं जो पूछे गए हैं। ये सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होता है, ठीक है। तो सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ पे होता है, जल चक्र में। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। कहाँ पर? वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, नमी पर। जितना नमी ज़्यादा होगी उतना बारिश ज़्यादा होगी। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल में जल की विभिन्न गतिविधियों को जल दर्शाता है, जल चक्र दर्शाता है।
वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है, तो कार्बन चक्र बनाए रखता है वायुमंडल में कार्बन का संतुलन। अब देखिए हम आते हैं नाइट्रोजन चक्र का। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया से रिलेटेड बहुत से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन, अब देखिए जो हमारे नाइट्रोजन के बारे में अगर हम बात करते हैं, आप देखे होंगे जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है वो हमेशा क्या होता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, 70.08% पाया जाता है, लेकिन वो हमेशा याद रखेंगे वो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, इनएक्टिव। एक्टिव फॉर्म में कभी नहीं पाया जाता, क्योंकि उसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, जो आपका N2 होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है और वो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, जो कि चाहे पेड़ पौधे हो चाहे कोई भी हो वो आसानी से अपने ऊपर इनटेक नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब क्या हुआ, वो कोई भी पौधा वो नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के फॉर्म में इनटेक नहीं कर पाता है। तो इसका क्या होता है, अब देखिए आगे हम बताएंगे। अब देखिए नाइट्रोजन के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पहले कहा गया है प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है ये नाइट्रोजन। किसका अनिवार्य घटक होता है, प्रोटीन का ये अनिवार्य घटक होता है। पौधा और जंतु सीधा इसका उपयोग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन का जो होता है कोई भी पौधा हुआ कोई भी जंतु हुआ इसका सीधा उपयोग नहीं कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके उपयोग में क्या होता है, एमिनो अम्ल, प्रोटीन आपका इसके उपयोग से होता है, एंजाइम के रूप में उपयोग होता है, नाइट्रोजनी क्षार हाइड्रोजनी ग्राहिक न्यूक्लिक अम्ल के एटीपी के फॉर्म में यूज हो जाता है, साइटोक्रोम के विटामिन वृद्धि हार्मोन और एल्काइड के निर्माण में इसका उपयोग होता है नाइट्रोजन का। ये तो उपयोग हो गया, ये उपयोग नहीं उतना पूछेगा। अब देखिए पत्तियों में प्रकाश संश्लेषी वर्णों क्लोरोफिल के निर्माण में भी इसका उपयोग नाइट्रोजन का होता है। अब देखिए इसका जो कमी होता है, अब इसकी कमी से क्या होता है, पुरानी पत्तियों में हरिमीनता आता है। याद रखिएगा जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनमें हरिमीनता की मतलब वो हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्रभाव पड़ता है, तो मतलब हरिमीनता मतलब क्लोरोसिस होता है। ठीक है, तो पुरानी पत्तियों में मतलब उसका हरापन चला जाता है, हरिमीनता। पत्तियों का शीघ्र गिरना क्लोरोसिस कहलाता है, तो मतलब जो पत्तियां होती है वो शीघ्र गिर जाती हैं अगर नाइट्रोजन नहीं है। तो क्या होता है, पत्तियां देखिए खाद उद के रूप में प्रयोग नहीं होता है, अवरोधी वृद्ध हो जाता है, वृद्धि कम होता है, पुष्पन में विलंब हो जाता है, जो फूल खिलते हैं उनमें विलंब हो जाता है। देखते नहीं है धान में गेहूं में क्या नाइट्रोजन डाला जाता है ना, फास्फोरस नाइट्रोजन NPK पोटास। ठीक है, तो ये सब डाला जाता है। तो ये किस लिए डाला जाता है, ताकि पौधों में पुष्पन जल्दी हो और जल्दी से बीज आए। ठीक है, तो इसीलिए खाद डाला जाता है। अब देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, स्थिरीकरण गैसीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन। अब इसी को हम पूरा देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे एक एक चीज़ का कि कैसे क्या हर चीज़ें होता है। देखिए यहाँ पर कई स्टेप होते हैं नाइट्रोजन चक्र में, साइकिल में कई स्टेप होते हैं। इन्हीं को अभी हम स्टेप को एक एक करके हम देख लेते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन चक्र की प्रमुख प्रक्रियाएं जो होता है वो पहला क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। अब देखिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या, एक जैविक जटिल प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन को सर्वप्रथम अमोनिया फिर अमीनो अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। किस किस में परिवर्तित किया जाता है, इसको नाइट्रोजन वो सर्वप्रथम अमोनिया फिर अमीनो अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। किसके द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखिए इसमें कई बैक्टीरिया भी भाग लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये देखिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ये है, इसको किस में परिवर्तित कर रहा है, NH3 में परिवर्तित कर दे रहा है, और सॉरी NH3 और NH4 इसमें भी परिवर्तित हो जाता है। तो नाइट्रोजन अगर फिक्सेशन पूछे तो क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज़ बताइएगा। इसमें एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया है जो आपका नाइट्रोजन को सर्वप्रथम अमोनिया और फिर अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब इसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद नाइट्रीकरण होता है। नाइट्रीकरण क्या होता है, फिर अमोनिया का नाइट्राइट
इसके पश्चात नाइट्रेट में ऑक्सीकरण कर नाइट्रीकरण ऑक्सीकरण कर देता है, जिसको नाइट्रीकरण कहलाता है। अब देखिए यहाँ तो आपको क्या हो गया, अमोनिया में परिवर्तित हो गया। फिर यही अमोनिया NO2 और NO3- इसमें परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए NO2 में परिवर्तित हो गया और या NO3 में परिवर्तित हो गया। ये देखिए NH4 क्या है, NO2 में परिवर्तित हो गया और फिर NO3 में परिवर्तित हो गया, नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित हो गया, तो उसको नाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्रीकरण के बाद एक आता है स्वांगीकरण, प्रोटीन इसमें बनता है, इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अमोनीकरण क्या होता है। अमोनीकरण देखिए, अमोनीकरण भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मृदा में उपस्थित पौधे व जंतुओं के मृत कार्बनिक पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन पदार्थों का बहुत से जीवाणुओं जैसे क्लॉस्ट्रिडियम एक्टिनोमाइसाइटिस द्वारा अपघटन के फलस्वरूप अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। अंततः ऑक्सीकारी विनाइट्रोजनीकरण द्वारा अमोनिया निर्मित होता है। तो यही होता है, जैसे मृदा से ही क्या कहलाता है, मृदा से ही बहुत से क्या करता है, बहुत सी जीवाणुओं द्वारा क्या किया जाता है, और जैसे उसका अपघटन जीवाणु द्वारा करके अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, उसी को अमोनीकरण कहलाता है, ठीक है। ये देखिए अमोनिफिकेशन, ठीक है, NH4 का निर्माण हुआ। अमोनिफिकेशन के बाद विनाइट्रीकरण आता है। देखिए अब क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा इतना बढ़ जाता है जमीन के नीचे, मतलब ये सब जमीन के नीचे ही हो रहा है ना, तो देखिए जमीन के नीचे कभी कभी नाइट्रोजन की मात्रा इतना बढ़ जाता है कि आपका क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब देखिए ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, तो इसको जीवाणुओं द्वारा क्या किया जाता है, भूमि से जो भूमि में है NO2 हुआ और NO3 हुआ को तोड़ना, जिसमें ऑक्सीजन, ये देखिए NO2 अगर या NO3 जब टूटेगा तो ऑक्सीजन यहाँ से नहीं मिलेगा। अभी देखिए इसको अगर आप तोड़ेंगे, NO2 को अगर तोड़िए या NO3 को तोड़िए, ऑक्सीजन मिल जाता है। तो वही होता है, कभी कभी उन जीवाणुओं को द्वारा क्या किया जाता है, वो ये नाइट्राइट और नाइट्रेट को इसको तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन मिल जाता है। अब देखिए अगर जीवाणुओं के द्वारा भी तोड़ा जाता है, कई कुछ वैसे भी तोड़ा जाता है, जैसे क्या होता है, किनके द्वारा, इसके द्वारा मुख्यतः मौसमी जो बाढ़ आता है और अधिक सिंचाई के कारण भी टूटता है, नाइट्रोजन का ह्रास होता है। किसके द्वारा, मौसमी बाढ़ भी होता है और अधिक सिंचाई के कारण भी किसका होता है, नाइट्रोजन का ह्रास होता है। अब देखिए ये हो गया। फिर आपका जो देखिए डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, यहाँ से ये क्या करता है, वो मतलब नाइट्रोजन को तोड़ देता है, उसी को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। फिर जो आपका N2 बचा, क्योंकि जो NO2 नाइट्राइट, जब ये बच गया तो N2 क्या होता है, ये तो ऊपर चला जाता है। फिर कहाँ पे चला गया, जब नाइट्रोजन नाइट्राइड और यह नाइट्रेट ये टूटता है तो N2 ऊपर चला जाता है। फिर जो ऑक्सीजन बचता है वो जो नीचे बैक्टीरिया रहते हैं वो अपना इनहेल करते हैं। तो ये फिर N2 ऊपर चला गया। फिर ये क्या हुआ, ये नीचे जो N2 आपके वायुमंडल में है, फिर ये नीचे जाके ये जो बैक्टीरिया होता है फिर यही अमोनिया में कन्वर्ट करता है। फिर यही प्रोसेस ये चलता रहता है। तो यही आपको अब समझ में आया गया होगा कि जो नाइट्रोजन होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन कैसे ऊपर जाता है। तो वही नाइट्राइट या नाइट्रेट को तोड़ा जाता है, यहाँ लिखा गया है ना, NO2 NO3 को तोड़ता है, जिससे ऑक्सीजन मिल जाता है और N2 ऊपर चला जाता है, फिर वही प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे यहाँ पर क्या होता है। आप देखिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जीवाणु हैं, ये कई बार पूछा गया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जीवाणु को, देखिए नाइट्रोजन के वायुमंडलीय स्थिरीकरण में सहायक कुछ गतिविधियाँ भी होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक गतिविधियाँ कौन कौन सी होती हैं। जैसे बिजली का चमकना होता है, दहन भी होता है और ज्वालामुखी की गतिविधियाँ होती है। ये 3 चीज़ें होती है, ये याद रखेंगे। कौन सा, नाइट्रोजन के वायुमंडलीय स्थिरीकरण में सहायक, बिजली चमकना, दहन और ज्वालामुखी गतिविधियाँ। तो आपको ये आई थिंक याद हो गया होगा कि जो राइजोबियम होता है वो NH3 या वो
3 या NH4 को तोड़ता है, ये तोड़ता है। इसके बाद ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है NO2 और NO3 में तोड़ता है। फिर NO2 NO3 टूट जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, नाइट्रोजन अलग हो जाता है, नाइट्रोजन फिर वापस चला जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है। यही होता है इसमें, और कुछ नहीं होता है। ठीक है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण बताए पूछे तो पहले यही बताइएगा कि सर्वप्रथम अमोनिया को अमीनो अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। वो मतलब वो नाइट्रोजन को अमोनिया या फिर अमीनो अम्लों में परिवर्तित किया जाता है। अब यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु कौन से होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु कौन से होता है? क्लॉस्ट्रेडियम होता है, एजोटोबैक्टर होता है, राइजोबियम होता है, क्लेबेसियस। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्लेबेसियला और रोडोस्पाइरलम, ये इंपॉर्टेंट है, रोडोस्पाइरलम। ये क्या होता है? और नील हरित शैवाल होते हैं जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु होते हैं। तो इनको याद कर लीजिए। कौन सा याद करेंगे? पहले क्लॉस्ट्रेडियम याद रखेंगे, एजोटोबैक्टर याद रखेंगे, राइजोबियम याद रखेंगे। ऊपर तो अभी बताए, ये तो कई बार पूछा जाता है। ये वाला याद जरूर रखेंगे और नील हरित शैवाल याद रखेंगे। अब देखिए इसी नील हरित शैवाल में ब्लू ग्रीन एल्गी में भी कई आते हैं। जैसे नो स्टॉक आता है, इसी में आता है, नील हरित शैवाल में ही ब्लू स्टॉक आता है, एनाबीना आता है, ओलोसिरा आता है, रिबोलेरिया आता है और ग्लेयोट्राइका आता है। तो ये याद रखेंगे। प्रमुख नील हरित शैवाल कौन है? नो स्टॉक है, एनाबीना है, एलोसिरा है, रिबोलेरिया है, ग्लेयोट्राइका है। और ये आपका जो इतना है इसको याद रख लेंगे। प्लीज़ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हम सिर्फ आपके जो पेपर है RO या PCS या IAS, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेक्चर लिया जाता है। ठीक है, देखा जाता है कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से आने की संभावना है। अब यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल देखते हैं। ऑक्सीजन के चक्र के बारे में हम अगर साइकिल के बारे में हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है। देखिए मेनली क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में है, मतलब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ही का नंबर ही आता है, मतलब देखते हैं कितना परसेंट है। तो अगर हम देखते हैं क्या एनिमल हुआ या ह्यूमन बीइंग हुआ, कोई हुआ, क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, वो रिस्पायरेशन के थ्रू अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जा रहा है, ये बाहर निकाल रहा है एनिमल। तो ये कहाँ जा रहा है, ये पेड़ पौधे ले रहे हैं। यहाँ फैक्ट्रियों से क्या होता है, फैक्ट्रियों से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब ये दोनों प्रोसेस नीचे से रूट के थ्रू यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर बाहर ले रहा है। ये तो पेड़ पौधे पूरी तरह से 3-4 जगह हो गया जहाँ से आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो इतना भी एक स्टेप आपने समझा। अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या कहते हैं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, CO2। ये देखिए हमने यहाँ फार्मूला भी लिखा है। जो CO2 होता है, CO2 तो सब अब इसको मिल गया प्लांट को। CO2 क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो होता है, वो मतलब वो जल होता है जो H2O होता है, उसके साथ मिलकर और सनलाइट लाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सनलाइट की उपस्थिति में क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है और ये करता है ऑक्सीजन फॉर्म करता है। मतलब ऑक्सीजन फॉर्म करता है। फिर जो ये ऑक्सीजन इतना ज़्यादा फॉर्म कर लिया है, तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। CO2 कहाँ से आ गया आपका, CO2 इंडस्ट्री से आ गया, CO2 ये यहाँ एनिमल से आ गया, CO2 ज़मीन के नीचे से आ गया, फॉसिल फ्यूल मतलब ये रूट जो होता है इससे CO2 मिल गया, सनलाइट मिल गया, CO2 ये का ग्लूकोज फॉर्म हुआ। अब ये ग्लूकोज का क्या करता है, ग्लूकोज ये जो प्राइमरी एनिमल होते हैं जैसे हम ही सब होते हैं, क्या करते हैं, कई प्रोडक्ट के रूप में हम यहाँ पर पेड़ पौधे का फल कुछ भी खा लेते हैं, तो कुछ बहुत चीज़ें ग्लूकोज के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में हमको मिल जाता है और ये भोजन बनाता अपना। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए फिर आपका जब ये ऑक्सीजन ऊपर चला गया, यहाँ पर O2 एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, फिर यही साइकिल आपका नीचे आ गया। नीचे क्या आ गया, एनिमल फिर इसको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर एनिमल क्या किया, ये इसको दे दिया। अब देखिए ये जो प्रोसेस होता है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन जलेंगे किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेंगे, वहाँ पर क्या होगा, CO2 गैस निकलेगी। कहाँ पर, वो वहाँ पर CO2 गैस और H2O एनर्जी फॉर्म होगी। यही ग्लूकोज का अगर देखा जाए, इसको क्या किया गया, कंबंसन कराया गया। कहाँ पर कंबंसन कराया गया, किसके उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में कंबंसन कराया गया, किसका, ग्लूकोज का। फिर क्या निकला, यहीं पर ये जो CO2 आपके बना, तो इसका जो कंबंसन कराया गया O2 के ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये आपका 6CO2 बना और H2O बना और एनर्जी बना। ठीक है, मतलब CO2 बना, जल बना और एनर्जी आपका क्रिएट हुआ। तो ये याद आपका हो गया। कोई भी आपका हो, अगर कार्बन हाइड्रोजन जल रहे हैं तो वहाँ CO2 जरूर बनेगा, ये भी याद रखेंगे। कहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन हैं वहाँ पर ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगा, ये याद रखेंगे। बस यही था फोटोसिंथेसिस की क्रिया, यही था, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन चक्र उपस्थित कहाँ, वायुमंडल में इतना % 20.95, भूपर्पटी पे 46.6% भूपर्पटी पे स्थित है, उपस्थित है। क्या है, ऑक्सीजन। अब देखिए निर्माण क्या, हरे पौधे स्थल में, पादप जो पेड़ पौधे होते हैं समुद्र में, ज्वालामुखी उद्भेदन से, खनिज ऑक्साइड के न्यूनीकरण से भी इसका निर्माण होता है। उपयोग क्या होता है, श्वसन में, दहन में और नाइट्रोजन ऑक्साइड के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक रूप आणविक ऑक्सीजन O2, जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सल्फर चक्र के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट है, ये देखते हैं सल्फर चक्र क्या होता है। देखिए अब ये आपका भू रासायनिक चक्र हो गया। जैसे आपका फास्फोरस चक्र होता है, सेम टू सेम आपका सल्फर चक्र होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए, सजीव सल्फर का उपयोग सल्फर युक्त अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन, एंजाइम, कलातंत्र और कुछ सह एंजाइम, विटामिन व न्यूक्लियो प्रोटीन आदि के निर्माण में करते हैं। देखिए पौधे सल्फर को मृदा से सल्फेट आयनों के रूप में ग्रहण, जैसे आप देखते होंगे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में हमेशा पौधे ग्रहण करते थे, नाइट्रोजन के डायरेक्ट रूप में नहीं। ऐसे ही पौधे क्या होते हैं, सल्फर को सल्फेट के रूप में, SO4 के रूप में। अब यहाँ पर देखिए सल्फर जो आपका होता है, पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो आपका सल्फर होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे ये रॉक में प्रेजेंट होता है। रॉक में जब ये यहाँ पर अब देख सकते हैं रॉक में प्रेजेंट होगा, तो ये जब वेदरिंग का प्रोसेस होगा, ये स्नोफॉल या प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश होगी, तो क्या होगा, इसी रॉक में जो प्रेजेंट होता है तो वो रॉक के रन के थ्रू आपके चला आता है, वाटर में चला आता है। कहाँ पर, ये वाटर में चला आता है। दो चीज़ें होती है, कैसे वाटर में आता है, एक तो आपका यहाँ पर जब बारिश होती है तो ये आपका, ये जो आपका चट्टाने हैं यहाँ से होते हुए आपका कहाँ पे चला गया, ये रॉक यहाँ पर वाटर में चला गया। दूसरा क्या होता है, फर्टिलाइज़र रॉक, फर्टिलाइज़र, जैसे कुछ आपका फर्टिलाइज़र यूज करते हैं उसमें भी क्या होता है, वो आपका जल में चला जाता है। फर्टिलाइजिंग लिंचिंग के थ्रू भी सॉइल में जो होता है, सॉइल से भी आपका ये यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका कई प्रोसेस से ये आपका जाता है, फिर वो ज़मीन के नीचे जाता है, फॉसिल और फॉसिल फ्यूल के रूप में चला जाता है, मतलब आ जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इसी सल्फेट को यहाँ पर लिखा गया है ना, पौधे सल्फर को मृदा से सल्फेट आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो आपका सल्फेट क्रिएट हुआ, सल्फेट SO4 इन सॉइल, ये प्लांट अपटेक करते हैं किसके ना, सल्फेट के रूप में। तो ये जो आपका प्लांट हुआ सल्फेट के रूप में क्या कर दिया, अपटेक कर दिया। अब यही प्लांट क्या हुआ, इसको दे दिया किसको, एनिमल को। प्लांट एंड वो ये किसको दे दिया, ये एनिमल को दे दिया। एनिमल क्या किया, इसको जिसका वेस्ट हुआ, ये वेस्ट अपना डाला, वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन हुआ, फिर आपका डिकम्पोजिशन ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हुआ, या एनिमल ही फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गया। फिर ये क्या किया गया, ये सीधे फॉसिल फ्यूल ये चला गया आपका यहाँ पर, ये इंडस्ट्री में चला गया, तो फिर इंडस्ट्री में चला गया, तो फिर ये आपका बारिश के थ्रू ये नीचे यहाँ से आ गया, फिर यही आपका प्रोसेस चलता ही रहता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि थायोबैक्टीरियसिस कुल थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस के
रसायन संश्लेषी जीवाणुओं द्वारा सल्फर को सल्फेट में ऑक्सीकृत किया जाता है। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो थायोबैक्टीरियसिस कुल का पौधा जो होता है वो क्या करता है? रासायनिक संश्लेषी जीवाणुओं द्वारा सल्फर को सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है। सल्फेट का अपचयन कौन करता है? डी सल्फोब्रियो डी सल्फ्यूरियंस करता है। ठीक है, तो नाम भी बड़े अजीब है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए सल्फर के बारे में अगर हम देखते हैं, पाया कहाँ जाता है? कोयले में पाया जाता है, तेल में पाया जाता है, कार्बनिक रूप में, अकार्बनिक रूप में पायराइट में पाया जाता है, चट्टान में, और सल्फर चट्टान में पाया जाता है। तो देखिए जब फॉसिल फ्यूल बनेगा तो कोयले में ही तो बनेगा, कोयले में पाया जाएगा तो ये फैक्ट्रियों में जाएगा। तो ये क्या करता है? ये कोयला, तेल, ये कार्बनिक रूप में पाया जाता है। अकार्बनिक रूप में कौन कौन? पायराइट चट्टान और सल्फर चट्टानें पाई जाती है। सल्फर में चट्टानें पाई जाती है। अब मतलब चट्टानों में सल्फर। निर्माण के उपयोग में सजीवों द्वारा अमीनो अम्ल का उपयोग प्रोटीन के रूप में, एंजाइम के रूप में, विटामिन के रूप में। स्रोत कौन से होते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट से सल्फर का निर्माण होता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से सल्फर निर्माण होता है। महासागरीय सतह में सल्फर पाए जाते हैं और विघटन के दौरान उत्पन्न गैसों में भी सल्फर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कमी से उत्पन्न रोग क्या है? क्लोरोसिस होता है, हरिमीनता होता है, पड़मद म्यूसोफिल्स के हरित लवक में वृद्धि, और ऊतक क्षय, टिश्यू डिके होता है। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं फास्फोरस चक्र क्या होता है। यहाँ पर ये भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। आपको पता होगा जो फास्फोरस होता है वो रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। जो ये जब रॉक्स में ये प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है? वेदरिंग फिनोमिना जब होता है, बारिश होती है, बारिश जब होती है तो अपक्षय और अपरदन निरोधन के द्वारा ये क्या होता है? इस रॉक से ये कहाँ पर चले आते हैं? नदियों में आ जाते हैं, फिर समुद्र में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रिवर कैरी करता है इसको, वाटर बॉडीज को, और ये लाकर आपको समुद्र में मिला देते हैं। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? ये जब ये लैंड पर भी मौजूद होते हैं, लैंड से भी ये आपका समुद्र में आ जाते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ये आपके पेड़ पौधों में भी ये पाई जाती हैं फास्फोरस। पेड़ पौधे ज़मीन से ले लेते हैं, तो ज़मीन से जब ये पेड़ पौधे लेते हैं तो ये जब पेड़ पौधों को ये एनिमल खाते हैं तो एनिमल भी जब इनका मल मूत्र जो होता है वो भी कहाँ चला जाता है? या ये डिकम्पोज जब होते हैं, इनकी शरीर डिकम्पोज होता है पृथ्वी के अंदर, तो ये वैसे इनका भी जो आपका डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजर ब्रेक डाउन प्लांट एनिमल मैटर इनटू सॉइल, इनका जो ब्रेक डाउन करते हैं डिकम्पोजर, वो क्या करते हैं? उसमें भी आपका फास्फोरस हो जाता है। तो उसमें ये देखिए अब ये ज़मीन के अंदर ये हो गया, मतलब ज़मीन पे, तो इससे क्या होता है? अब इनके अंदर भी आ गया। अब इनके अंदर ये क्या होता है? लिंचिंग प्रोसेस होता है। जब यहाँ से तो यहाँ आ गया, अब यहाँ से क्या हो गया? लिंचिंग का प्रोसेस हो गया। लिंचिंग के प्रोसेस से ये क्या हो गया? वाटर बॉडी में मिल गया। फिर आपका ये धीरे धीरे ये फिनोमिना क्या होता है? ये समुद्र पर एक्युमुलेट होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, फिर जाकर ये लास्ट में एक आपका फिर एक रॉक क्रिएट कर देते हैं। क्या करते हैं? एक फॉस्फोरस रॉक ही क्रिएट कर देते हैं। फिर बारिश होती है, फिर आपका ये आ जाता है। तो ये क्या करता है? वही फिनोमिना फिर चलता रहता है, जो वाटर साइकिल का फिनोमिना है ये फिर चलता रहता है। फिर ये फास्फोरस का फिनोमिना चलता रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, इसके फैक्ट देख लेते हैं। फास्फोरस गैसों के रूप में बहुत कम विद्यमान होते हैं। प्राकृतिक भंडार चट्टानों में फास्फेट के रूप में पाए जाते हैं। किसके? फास्फेट के रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए मुख्य भूमिका क्या होती है? जीवों में, जैविक झिल्लियों में, न्यूक्लिक अम्ल में, कोशीय ऊर्जा हस्तांतरण में। आप हमेशा सुने होंगे दांतों में, अस्थियों में ये क्या पाए जाते हैं? फास्फोरस पाए जाते हैं। तो कवच, अस्थियाँ, दांत किस में ये फास्फोरस पाए जाते हैं। इनका निष्कर्षण कैसे होता है? चट्टानों का अपक्षय अपरदन निष्कर्षण होता है। जैविक पदार्थों का जीवाणुओं एवं कवक द्वारा विघटन किया जाता है इनका। ठीक है, अब देखिए घटक कौन कौन से होते हैं। ये जीवद्रव्य पदार्थ जैसे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड, सह एंजाइम के इसके घटक होते हैं। मानव निर्मित परितंत्र होता है, रासायनिक उर्वरक में प्रयोग हो जाते हैं।
चट्टानों के अपक्षय, ये देखिए IAS 2021 में आया हुआ, चट्टानों के अपक्षय डिकम्पोजिशन व कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से भी फास्फोरस मृदा को प्राप्त होता रहता है। ठीक है, तो ये IAS 2021 का क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखेंगे। कहाँ से? चट्टानों के डिकम्पोजिशन व कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से फास्फोरस मृदा को प्राप्त होता है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टानों में होता है। कोई भी पूछे कि फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार कहाँ होता है, चट्टानों में बताएंगे, जो फास्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए है। किसको? फास्फेट के रूप में, वो आपका जो चट्टानों में वो फास्फेट के रूप में पाया जाता है, वो फास्फोरस को संचित किए हुए है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, फास्फोरस को पौधे मृदा से अपनी जड़ों द्वारा आर्थोफास्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ये यहाँ पर जो आपका जो मृदा से ये आपका ये पेड़ पौधे ग्रहण किए हैं, फिर आपका एनिमल ग्रहण किया है, वो किस रूप में ग्रहण किए हैं? वो आर्थोफास्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ना कि फास्फोरस या फास्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये भी बात याद रखेंगे, किस रूप में? आर्थोफास्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। बस इतना ही आपको जो साइकिल था, उस 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, मतलब हर साल नहीं बनते, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से साइकिल से। ठीक है, तो एक बार अगर पढ़ लेंगे, इस PDF को लेकर पढ़ लेंगे, तो इस PDF में हर चीज़ दे दिया गया है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हर एक चीज़ें सही से लिखी गई है। इस PDF को जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे लिंक दिया गया है। और यहाँ पर एक काम करिएगा, इसका आप वो क्यूज फॉर्म में आपका संतोषी IAS 2.0 क्यूज चलता है, वहाँ पर क्यूज ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही फ़ायदा करेगा। इन्हीं सबका आपको क्यूज मिल जाएगा, किस प्रकार से क्विज आपका आएगा पेपर में। ठीक है, तो वहाँ पर NCERT का क्यूज भी करवाया जाता है। NCERT का क्यूज कहीं नहीं करवाया जाता, अपने चैनल पर NCERT का क्यूज में करवाता हूँ। आप वहाँ पर एक बार क्यूज ज्वाइन करके पूरा करिए, देखिए काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।